जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, वक्फ बिल से ही शुरुआत करते हैं, जिसकी सुनवाई 16 तारीख को अब निश्चित है और 3 जजों की पीठ बना दी है। इधर मुख्य न्यायाधीश ने संजीव खन्ना के बारे में कहा जा रहा है, जो चीफ जस्टिस हैं, कि अभी तक उन्होंने अभी तक कोई गलत फैसला नहीं दिया है। अब सब कुछ उनकी तरफ, सारी निगाहें उनकी तरफ हैं, क्योंकि इनके साथ 2 जजों की पीठ, चाहते तो 2 ही जज की पीठ होती, लेकिन 3 जजों की पीठ उन्होंने बना ली है। तो इसका मतलब है कि फैसला 2 के बजाय 2:1 में आ सकता है, फैसला 3 का 3 आ सकता है, फैसला कुछ और आ सकता है। लेकिन फैसला आए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। इसको किस रूप में देखा जाए और क्या यहां दबाव में है नरेंद्र मोदी? हम आरटीआई पे भी आएंगे, हम तहबूर राना पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस पे क्या कहेंगे? जी, इस समय पूरे तरीके से इस देश की आबरू सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है जी। जिस तरह की राजनीति चल रही है, मुझे ताज्जुब भी होता है कि रामनवमी के जुलूस हों या और तमाम तरह की इस तरह की गतिविधियां जिस पर सरकारें कोई लगाम नहीं लगा रही हैं, लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, एक समाज को, 2 समाज को लगातार डराने का काम हो रहा है। और आश्चर्य तो ये भी है, आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, आज या कल का फैसला है, जिसमें रेप के लिए लड़की को ही दोषी माना गया है। बेहद जिसको आपत्तिजनक कहें, बहुत दुखदाई कहें, बहुत कष्टदायी कहें, इस तरह के निर्णय को सुनने के बाद यह लगता है कि जैसे अब भारतीय लोकतंत्र में तमाम संवैधानिक संस्थाएं ढह चुकी हैं और उन लोगों के हाथ में आ चुकी हैं जिसकी तरफ इशारा राहुल गांधी बार बार करते हैं कि संघ ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में अभी इस तरह की कोई धारणा सामने नहीं आई है और ये एक अच्छा संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक तरह से अब इस देश के ढहते हुए लोकतंत्र को और जो तमाम लोकतांत्रिक मूल्य और मर्यादाएं, मान्यताएं हैं, उनको बचा सकता है। जाहिर तौर पर वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, एक ऐसे दौर में जब देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से ढह रही है, जब शेयर मार्केट लहूलुहान हो रहा है, जब ट्रंप के जरिए टैरिफ इतना बढ़ाया जा रहा, उसका कोई जवाब नहीं है। चाइना के द्वारा जो हड़पी गई जमीन है, उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। तो मुद्दों से भटकाने के लिए वो हिंदू मुसलमान का ही मामला, वक्फ बोर्ड अधिनियम का मामला लेकर के आया गया और समूचे विपक्ष को धकेल दिया गया कि वो चर्चा ही नहीं कर सके। लेकिन एक अच्छा संकेत यहां पे भी मिला देखने को, सुनने को, कि लंबे समय के बाद विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर, खास करके मुसलमानों के साथ खड़े होने का जो माद्दा दिखाया, उससे ये सरकार परेशान है। क्योंकि जो डरा करके रखा गया था, जो जेन्युइन मुद्दे थे, उन पर भी विपक्ष कई बार नहीं बोल पा रहा था। लेकिन इसमें इंडिया एलायंस की एकजुटता दिखाई दी, उससे सरकार हिली हुई है। और अब जब तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई और उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बहुत जल्दी ही तारीख तय हो गई। राजीव जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा धारा 370 के विषय में। वो तमाम ऐसे पीआईएल हैं जहां पर सुनवाई ही नहीं हुई लंबे समय तक, अभी भी मामले लटके हुए हैं। और ऐसे में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर वो जो एक्ट लगभग बन गया है, उस पर सुनवाई की तारीख तय होना ये बताता है कि जस्टिस संजीव खन्ना वो ये इस देश के सामने रखना चाहते हैं कि नहीं, अभी सब कुछ नहीं ढहा है, अभी भी हमारे हाथ में वो संविधान को बचाने, उस संविधान की व्याख्या करने की ताकत मौजूद है। और अगर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज एक सही फैसला जो संविधान सम्मत हो, जो इस देश के हित में हो, वो फैसला लेकर के आते हैं, तो सरकार की मुसीबत होगी। और सरकार ने इसीलिए वो कैबिनेट भी दाखिल की है। तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में है, और दबाव में सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं है। मैं समझता हूं कि दबाव बहुत बड़े हैं। वो दबाव है मिडिल क्लास का क्रश हो जाना, वो दबाव है नौजवानों के सामने बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा होना, वो दबाव है इस देश के दलितों और पिछड़ों का जो इस समय विद्रोही तेवर है, जो इस समय पूरा मूड है सरकार को हटाने का,
वो उससे भी ये सरकार बहुत परेशान है। चाइना जिस तरीके से इस देश में घुसपैठ कर रहा है उस पर सरकार को कोई सूझ नहीं रहा है, वो भी एक दबाव है। और राहुल गांधी बेहद मुखर होकर के आइडियोलॉजी से लेकर के और तमाम व्यवहारिक मुद्दों पर जिस तरीके से मुखरता के साथ खड़े हो रहे हैं, वो एक मुश्किल है सरकार के सामने। और इंडिया अलायंस की मजबूती भी है मुद्दों पर एक साथ खड़े होने की, और ये चुनौतियां इनका सामना सरकार नहीं कर पा रही है, और इसीलिए तहाबुर राणा को लाया जा रहा है। ये प्रत्यर्पण जो हुआ है वो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, और इसमें भी क्या हासिल होगा, लेकिन ये गोदी मीडिया को पूरा मसला दिया जा रहा है कि आपको केवल इन मुद्दों पर ही बहस करना है, और बाकी जो बुनियादी सवाल हैं जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की तरक्की से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों को कैसे भटकाया जाए। लेकिन ये देश, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस देश में इतना सारा प्रोपेगेंडा के बावजूद, राजू जी इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, सारा प्रोपेगेंडा फिल्म से लेकर के और गोदी मीडिया तक, आईटी सेल से लेकर के आरएसएस के तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन है, बावजूद इसके ये जो हिंदू मानस है उसको क्रश नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हैं वो अभी भी मैक्सिमम 50% से ज्यादा लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं यही इस देश की जीत है, यही इस देश की बुनियादी की जीत है, जिसको हिलाने में ये सरकार फेल है। बाकी तो जो तमाम मुद्दे हैं उस पर तो मोदी जी लगभग तय कर चुके हैं कि देश हो, देश की आबरू हो, लोगों की धन संपत्ति हो, लोगों का अपना जीवन हो, वो कहीं भी चला जाए, उन्हें चिंता सिर्फ अंबानी और अडानी की है, जो श्रीलंका जाते हैं और वहां आउटलेट खुल जाता है। तो इन सी श्रेणी के देशों में जाकर के जो मोदी जी, प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति जा रहा है, जहां प्रमुख सचिव वगैरह ये बहुत ज्यादा होते थे, अब वहां जाकर के केवल अंबानी और अडानी के लिए आप आउटलेट खुलवा रहे हैं। ये काम कभी इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री नहीं किया जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जायज है, एक बात तो ये है। दूसरी बात यहां महत्वपूर्ण है कि तहाबुर राणा लगातार चलना, और तीसरी बात वक्फ बिल को आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, इन सबको मिला के, और नीतीश बाबू पर एक नया बयान आना, क्या ये सब कुछ अगर इन सबको जोड़ा जाए तो एक मूल मुद्दा अभी जो वक्फ बिल का है, वक्फ कानून का है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश माना जाए इसको? ये सारे तो मुद्दे इसी के लिए हैं कि लोगों की आंखों में धूल झोंका जाए, और ये ऐसा दौर है जिसमें रामदेव जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी दुकान चलानी है। बाबा रामदेव मोदी जी के शासन में आते आते वो लाला रामदेव में तब्दील हो गए, और उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, यहां लव जिहाद जैसा टर्म आया था, और बाबा रामदेव शरबत जिहाद लेकर के आया हुआ है। बड़ा ताज्जुब, क्या दुख होता है कि इस देश में व्यवसायी जब इस तरह के हो जाएं, जो हिंदू मुसलमान विभाजन करके, और इसी रामदेव के यहां जांच में कितना फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, कितना और मिलावट पकड़ी गई, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और अब ऐसा लगता है इन तमाम व्यवसायियों को भी, राजनीतिज्ञों को, कि आप केवल हिंदू मुसलमान कीजिए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आप जितना मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप उतने ही बड़े राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त होंगे। और इसके जरिए व्यवसाय और राजनीति में भी जो आज लोग सत्ता में हैं, उनके लिए राजनीति देश को बनाने वाली नहीं है, बल्कि सत्ता में रह करके अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए है। वो देश के लोगों के लिए राजनीति नहीं है, जो स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के और संविधान सभा में, जिसे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने कि लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। अब हालात क्या है कि ये सरकार जब चुनी जाती है तो किसके लिए होती है? आरएसएस के लिए होती है, बाबा रामदेव के लिए होती है, अंबानी अडानी के लिए होती है। और रामदेव जैसे लोग बेशर्मी के साथ हिंदू मुसलमान करके और कोरोना काल में झूठ बोल करके लोगों की जिंदगी दांव पर लगा करके ऐसे वक्त में भी वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इनको कहते हैं असली, जिसको आप कहें कि ये हैं
जो लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। ये इनको पिशाच की संज्ञा दी जाए तो बेहतर शब्द है मेरे हिसाब से। और मोदी जी का अब बिहार को आप कैसे बचाएंगे, दूसरा आपका सवाल है। अश्विनी चौबे का जो बयान है, निश्चित रूप से नागपुर नरेंद्र मोदी गए और तब से कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं हुजूर। और ये भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है कि योगी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन आरएसएस के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ भी ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता, और उसकी वजह वही है कि मोहन भागवत कुछ बोलते हैं, उनके दूसरे सिपाही सलार कुछ बोलते हैं। क्या होगा फिलहाल कोई बहुत सटीक तरीके से नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है जिसकी तरफ इशारा प्रशांत जी ने किया कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, खेल तो कुछ चल रहा है, लेकिन आरएसएस सत्ता में रहना चाहता है और उसके लिए अगर उसको भी कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो वो करेगा। क्योंकि अब जो हालात है आरएसएस के, आरएसएस वो 75 और 80 साल का आरएसएस नहीं है, ये वो आरएसएस है जो 10-11 साल से लगातार मलाई छान रहा है, जिनके ही तमाम मामले सामने, और जैसे ही सरकार ये हटेगी आरएसएस के लोग भी जानते हैं कि उनके काले चिट्ठे, उनके कारनामे खुल करके सामने आएंगे। इसलिए वो किसी तरीके से मोदी हो, अमित शाह हो या कोई भी लोग हो, वो ये चाहते हैं कि ये चीजें कंटिन्यू बनी रहें। नीतीश कुमार पर तो पहले से ही नजर रही है बीजेपी की, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को जड़ मूल से खत्म कर दिया जाए, बीजेपी के नेतृत्व में वहां सरकार बनाई जाए। वहां पर अवरोध नीतीश कुमार है, अवरोध उस रूप में कि जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स रही है। बिहार कर्पूरी ठाकुर की जमीन है, जो सामाजिक न्याय का जो शुरुआती आप ये कहिए जो सुगबुगाहट है कांग्रेस पार्टी के समानांतर कि एक अति पिछड़ा समाज को भी जो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया और आगे बढ़ाया था उस मामले को, तो वो उसको पकड़ा है नीतीश कुमार ने, जो अति पिछड़ा समाज है, महादलित है। यहां पर बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पा रही थी अभी तक, और जैसे ही नीतीश कुमार वहां से हटेंगे ये सारा वोटर उसके चंगुल में होगा। तो ये वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एनी हाउ निपटाया जाए, बिहार से बेदखल किया जाए, और उसके बाद बिहार में भी वो उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह, गुजरात की तरह या मध्य प्रदेश की तरह वहां अपना राज्य कायम करें। हालांकि इस बार परिस्थितियां उनकी ठीक नहीं दिख रही हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत हुई है उसी वक्फ बिल को लेकर के, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वक्फ बिल केवल ध्यान भटकाने के लिए था, लेकिन बहुतों को उसने निपटा भी दिया है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या यहां पे आपके नीतीश कुमार हो, तो ये जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनके गठबंधन जो साथी हैं उनके खिलाफ जा रही है। इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिल सकता है, ये फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। और नीतीश कुमार की अब पारी समाप्त है, ये भी चीजें दिख रही हैं। तो नीतीश कुमार के मन में ये पैदा करना, लेकिन एक हम सम्मानजनक विदाई आपकी चाहते हैं और उसके जरिए उनको थोड़ा साइलेंट मोड पर रखना, ये एक खेल बिहार में चल रहा है जो मुझे दिखाई पड़ता है। और ये तो अब लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की न तो अब कोई वापसी संभव है और न ही नीतीश कुमार अब बिहार में मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये भी है तो तेजस्वी हैं जो ज्यादा दिखाई पड़ रहा है वहां पे प्रबल रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी एक बेहतरीन पॉलिटिक्स वहां पे सामाजिक न्याय और जो सामाजिक समीकरण है उनकी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो खुद बीजेपी ने नीतीश कुमार को ठीक वैसे ही निपटा दिया, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर भी, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे साहब को निपटाया या उड़ीसा में उन्होंने पटनायक साहब को निपटाया, और